अगस्त 1971 की रात को रेडियो पे एग्जैक्ट गाने बजते हैं और जैसे ही रेडियो पे ये गाने बज के सिग्नल मिलता है, मुक्ति बाहिनी के कमांडो चितगोंग, मोंगला, चांदपुर, इन सारे इलाकों से निकल के अंडर वाटर स्विम करके पाकिस्तान के शिप्स जो उस रूट पे चल रहे थे उनके पास पहुंचते हैं। मैग्नेटिक लिम्पिट माइंस लगा देते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे ट्रिगर होकर ब्लास्ट करना था, जिसको इसका नाम ऑपरेशन एक्स रखा गया था। तो ये ऑपरेशन एक्स स्टार्ट जैसे ही होता है तो एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं और 16 अगस्त 1971 को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। एमवी अल अब्बास और एमवी हरमोज ये सब उड़ जाते हैं। करीब 19,000 टन आर्म्स और एम्यूनिशन का नुकसान हुआ। ये जो 19,000 टन का जो नंबर है, आपको अलग अलग जगह पे चेंज भी मिल सकता है। जो सबसे ज्यादा लिखा गया मैंने वो यूज किया। अब ये जो ऑपरेशन एक्स स्टार्ट हुआ था, जो बैक टू बैक पाकिस्तान की शिप्स पे धमाके हो रहे थे और ये पता भी नहीं चल रहा था कि कैसे हो रहे हैं धमाके। शिप्स के अंदर शिप्स जा रही हैं और धमाके हो जा रहे हैं। तो पाकिस्तान बहुत हैरान हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान की सारी मिलिट्री सप्लाई लाइन जो थी, जो ईस्ट पाकिस्तान में जा रही थी, वो डिसरप्ट होती जा रही थी। 100 से ज्यादा वेसल्स में ब्लास्ट हो चुके थे। हाल ये हो गया था कि पाकिस्तान अपनी शिप्स इस रूट में भेजने में भी डरने लगा था। ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूं, ये कैप्टन MNR समंत जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी अपनी बुक में मेंशन कर रखा है। अब देखिए, इसके कुछ टाइम बाद ऑपरेशन एक्स की वजह से ये जो ब्लास्ट हो रहे थे पाकिस्तानी शिप्स पे, ये बहुत ही सिस्टमैटिक और प्लान तरीके से हो रहे थे। और जिस प्लान तरीके से ये हो रहे थे अटैक, पाकिस्तान को समझ में आने लगा था कि ये मुक्ति बाहिनी का कोई गुरिल्ला अटैक नहीं है, बल्कि इंडिया बैक्ड कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है। यूएसए भी पाकिस्तान के साथ था। वो भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान मिलिट्री जो ईस्ट पाकिस्तान में कर रही है उसके बीच में इंडिया आके खड़ा हो जाए। तो जब ये सब हो रहा था तो यूएसए भी अपने एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम से इंडिया की भी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा था। 22 सितंबर 1971 को सीआईए के ऑफिस ऑफ नेशनल एस्टिमेट्स ने एक सीक्रेट मेमोरेंडम बनाया था। अभी तो ये डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाइड हो गया है। फॉरेन रिलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट 144 के नाम से मिल जाएगा। ये उसकी कॉपी है। तो उस टाइम पे भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूएसए ने साफ लिखा था मुक्ति बाहिनी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अब ये जो पाकिस्तान के ऊपर ब्लास्ट हो रहे थे और इंडिया का नाम जब इसमें सामने आ रहा था, तो पाकिस्तान ने एकदम ऑफेंसिव मोड ऑन कर दिया इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान ने अपने कराची और आसपास के जो एयरबेस थे उन पर फाइटर्स और नेवल यूनिट्स को फॉरवर्ड डिप्लॉय कर दिया। अब पाकिस्तान ने अपने ऑफेंसिव मोड में जब फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट वगैरह स्टार्ट किया तो ये सारी इंटेलिजेंस इंडिया के नेवी हेडक्वार्टर में भी आने लगी कि ऑपरेशन एक्स में जो नुकसान हो रहा है इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी कुछ प्लान कर सकता। तो इंडियन नेवी अपने शिप्स को लेकर अलर्ट हो जाती है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पे सारी खड़ी शिप्स पे एयर स्ट्राइक कर दी थी, कहीं पाकिस्तान भी ऑपरेशन एक्स का बदला लेने के लिए ऐसे ही कुछ ना सोच रहा। और उस टाइम पे इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रांत, वो मुंबई के बैलेट पियर पे खड़ा था। अब देखिए, आईएनएस विक्रांत जो था ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नेवल एसेट था। इंडियन ओशियन में ये एक सिटी के साइज का चलते फिरते एयरबेस की तरह था। इसके ऊपर 20 से 25 फाइटर जेट से भी ज्यादा ऑपरेट कर सकते थे। वॉर के अंदर अकेले आईएनएस विक्रांत पूरी बाजी पलटने का दम रखता था, इसलिए इसको सेफ रखना बहुत जरूरी था। लेकिन सेम टाइम पे एक दिक्कत और थी इसमें कि आईएनएस विक्रांत में कुछ रिपेयर का काम भी बचा था। इसके एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए कैटापल्ट लॉन्चर जो था उसमें दिक्कत थी और इसके A1 बॉयलर के मल्टीपल वाटर ड्रम भी रिपेयर होने थे और उनके स्पेयर पार्ट वगैरह जो थे वो ब्रिटेन से मंगवाने पड़ते थे और 3-4 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता। तो आईएनएस विक्रांत को कहीं सेफ लोकेशन पे छुपाना है या वॉर के लिए रेडी करना है, इन सारी चीजों को लेकर मल्टीपल डिस्कशन होने लगे कि इसको सेफ रखा जाए या फिर इसको वॉर में उतारा जाए। और इंडियन नेवी के अंदर सबका यही कहना था कि आईएनएस विक्रांत का रिपेयर होना भी पेंडिंग है, तो इसको आगे जो वॉर होनी है उसमें इन्वॉल्व करना सही डिसीजन नहीं होगा। लेकिन इंडियन नेवी के हेड SM नंदा और वाइस एडमिरल हीरानंदानी सबके अगेंस्ट जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा सबसे पावरफुल वेपन है, इसको जरूर वॉर में उतारना चाहिए। और रही बात रिपेयर की, तो इसको हम वॉर रेडी बना देंगे। और फिर मल्टीपल डिस्कशन के बाद इस चीज को लेकर अप्रूवल मिल जाता है। और जैसे अप्रूवल मिलता है तो आईएनएस विक्रांत जो मुंबई के बैलेट पियर पे खड़ा था उसको मुंबई के कोबाल पोर्ट पे शिफ्ट करके रिपेयर का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। और जब ये रिपेयर हो जाता है उसके बाद आईएनएस विक्रांत को पहले कोबाल पोर्ट से कोचिन, फिर कोचिन से मद्रास बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और यहां पहुंचने के बाद आईएनएस विक्रांत एक सेफ रेंज में आ जाता है, जिसके बाद ये मद्रास, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर के बीच जो 18,000 माइल्स का जो एरिया था वहां पे इसको सर्वेलेंस का काम दे दिया जाता। अब आईएनएस विक्रांत जब ईस्ट कोस्ट पे पहुंचा तो इस चीज का इंटेल पाकिस्तान की नेवल इंटेलिजेंस को भी मिल जाता है। तो इस चीज को सुन के पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एयर स्पेस ऑलरेडी बंद था। पूरा सी रूट पे पाकिस्तान के जो शिप थे उन पे धमाके हो रहे थे ऑपरेशन एक्स की वजह से। ऊपर से आईएनएस विक्रांत जो इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उसको इंडिया ने ईस्ट कोस्ट पे शिफ्ट कर दिया। तो पाकिस्तान का डर था कि अगर आईएनएस विक्रांत का यूज करके ईस्ट कोस्ट पे पूरा नेवल ब्लॉकेट लगा दिया तो ईस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान की मिलिट्री का पूरा कंट्रोल हट जाएगा। और ये जो सारी री एनफोर्समेंट, वेपन सप्लाई, ये सारी चीजें जो ईस्ट पाकिस्तान में हो रही है इस रूट से, ये भी बंद हो जाएंगी। और ईस्ट पाकिस्तान जहां ऑलरेडी मुक्ति बाहिनी के कमांडो इतनी ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं और वहां पे जब ये सारी सप्लाईज पहुंच नहीं पाएंगी तो ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। और ये वो टाइम था कि यहां से पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था आईएनएस विक्रांत का अगर टाइम रहते कुछ नहीं किया तो ईस्ट पाकिस्तान इनके हाथ से जाना तय है। और ये जो डर था पाकिस्तान का आईएनएस विक्रांत को लेके, ये आगे चल के सही भी होता है। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब यहां से पाकिस्तान सारी चीजें छोड़ के आईएनएस विक्रांत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना स्टार्ट करता है। अब देखिए, पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तो था नहीं, लेकिन इसके पास 4 सबमरीन थी, जिसमें से 3 सबमरीन जो थी हैंगूर, मैंग्रो और शुशुक, ये तो शॉर्ट रेंज वाली सबमरीन थी पाकिस्तान के पास। तो ये आईएनएस विक्रांत के पास पहुंच के वहां जाके डैमेज करना इतना पॉसिबल नहीं था इनके लिए। लेकिन जो इनकी
चौथी सबमरीन थी, वो एक लौती लॉन्ग रेंज सबमरीन थी पाकिस्तान के पास, जो आईएनएस विक्रांत के पास पहुंच के उस पर हमला करके उसको रास्ते से हटा सकती थी। और इस सबमरीन का नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी को पानी के नीचे डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ये जो पीएनएस गाजी है, ये पहले यूएसए के पास थी, तब इसका नाम यूएसएस डियाब्लो था। लेकिन जब ईयर 1961 में इंडिया के पास आईएनएस विक्रांत आया था, तो इसको काउंटर करने के लिए ईयर 1963 में यूएसए ने सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम एससीपी के अंडर इसको पाकिस्तान को लीज पे दे दिया था। और फिर पाकिस्तान ने इसका नाम बदल के पीएनएस गाजी S-130 कर दिया था। तो